अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। सुल्तान से कहना मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, भारत की इस पवित्र भूमि पर एक से बढ़कर एक सूरवीर पैदा हुए हैं जिनके नाम से दुश्मनी को पसीने छूट जाते थे, जिनकी तलवार के आगे बड़े बड़े योद्धा सर झुकाते थे। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो 12वीं सदी का एक ऐसा सूरवीर सामने आता है जो तलवार उठाए अपने राज्य की रक्षा करने के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता है, जो कि युद्ध कला में इतना निपुण था कि वो एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे शब्द भेदी बाण चलाना आता था। और इस महान योद्धा ने मोहम्मद घोरी को एक बार नहीं बल्कि 17 बार बुरी तरह से हराया था। जब इस योद्धा की तलवार चलनी शुरू हुई तो मोहम्मद घोरी को साक्षात यमराज के दर्शन हो गए थे। और वो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मरते दम तक अपनी दोस्ती को निभाया और आज भी उनकी प्रेम कहानी को अमर बताया जाता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, जो कि अपने वंश के पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना गया। दोस्तों, अब सवाल ये भी उठते हैं, क्या सच में मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था या फिर ये महज एक अफवाह है और इनकी प्रेम कहानी के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो कि आप नहीं जानते और ये कहानी आपको चौंका कर रख देगी। तो चलिए आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप पहली बार सुनेंगे। जब पृथ्वीराज चौहान 13 साल के थे तो उन्होंने राजगद्दी संभाल ली, क्योंकि जब वो 11 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो चुकी थी और इसके कुछ सालों बाद ही उनकी शादी कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ कर दी गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जीवन में 2 युद्ध ऐसे रहे जिन्होंने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया। दरअसल उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे, लेकिन पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद उन्होंने बेहद कम उम्र में राजगद्दी संभाल ली और पूरे राज्य को चलाने लगे। और उनका सबसे पहला युद्ध उनके चचेरे भाई नागार्जुन के साथ हुआ, जो कि आधुनिक गुड़गांव पर कब्जा करना चाहता था। नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे। नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ विद्रोह किया और गोलापुर के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने पैदल सेना, ऊंट, हाथी और घोड़ों से एक बड़ी सेना तैयार की और नागार्जुन को पूरी तरह से घेर लिया, जिसके बाद नागार्जुन के लिए काफी मुश्किल हो गई थी। और इसी तरह पृथ्वीराज चौहान की सेना इस युद्ध में विजय रही और नागार्जुन की पत्नी, माता और अनुयायियों को पकड़ लिया गया। और पृथ्वीराज चौहान के विजय के बाद पराजित सैनिकों के सिर से बनी एक माला अजमेर किले पर लटका दी गई और इस जीत ने पृथ्वीराज चौहान को काफी मजबूत कर दिया। और इसके बाद 1182 में चंदेल राजा परमार देव चंदेल को हराने से पृथ्वीराज चौहान की चर्चा पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को यश के साथ अपार धन दौलत में मिले और पृथ्वीराज चौहान के पास पंडितों और विद्वानों का बहुत बड़ा समूह था जो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के लिए ही काम करते थे। अब पूरे भारत में पृथ्वीराज का नाम हो चुका था, लेकिन अब बारी आती है मोहम्मद घोरी की, जिसने भारत पर आक्रमण करके पूरे भारत को हिला दिया था और वह पाकिस्तान के इलाकों में जीत हासिल करते हुए पंजाब की ओर पहुंच चुका था। और पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के सेनाओं के बीच तराई के मैदान में एक कड़ा सामना हुआ और ये युद्ध 1191 में लड़ा गया और इस युद्ध को तराइन के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को पूरी तरह से हरा दिया और इस युद्ध में वह बुरी तरह से घायल हो गया और वापस भागने लगा, लेकिन पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया और उसे वापस लौटने दिया। लेकिन यही चूक बाद में पृथ्वीराज चौहान को काफी महंगी पड़ गई और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के आपस में काफी अच्छे संबंध थे और जयचंद की पुत्री, जिसका नाम संयोगिता था, वो पृथ्वीराज चौहान की अब पत्नी भी थी। लेकिन इनके विवाह की एक अजीब बात बता दें कि जयचंद इन दोनों के विवाह के खिलाफ था, क्योंकि जयचंद को लगता था कि वह उसे धोखा दे देगा और पृथ्वीराज ने दोस्ती का गलत फायदा उठाया और उसकी पुत्री को प्रेम जाल में फंसाकर संयोगिता से शादी करनी चाहिए। और इसी वजह से जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए एक बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजित करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को ही नहीं बुलाया जाता। लेकिन ये खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच जाती है। पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर अकेले आकर उस स्वयंवर के बीच संयोगिता को उठा ले जाते हैं, जिससे कि जयचंद के अपमान के तौर पर उसे बदला लिया गया था। लेकिन इसके बाद जयचंद ने घोरी से हाथ मिला लिया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान के सभी गुप्त राज्य, सैन्य बल और गुप्त सूचनाओं की जानकारी वह घोरी को देता था और इस आपसी फूट का घोरी ने खूब फायदा उठाया और इसी के साथ वह बड़ी सेना लेकर फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा।
जिसे तराइन के दूसरे युद्ध का नाम दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह जयचंद की गद्दारी थी और इसी वजह से इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और इसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने वतन ले गया, जहां पर गर्म सरियों से उनकी आंख में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया और उन पर बहुत से कहर ढाए गए। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना चाहते थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के साथ बंदी बनाकर रखा गया था, तो वो दोनों योजना बनाते हैं कि गोरी को पृथ्वीराज चौहान की इस कला के बारे में बताया जाए। तो गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के कौशल को जानने के लिए एक आयोजन रखा, जिसमें उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने का हुनर दिखाने को कहा गया। और चंद्रबरदाई ने कविता के जरिए पृथ्वीराज को गोरी की वास्तविक स्थिति बताई। और गोरी सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने पृथ्वीराज चौहान को लाया गया और पृथ्वीराज चौहान को लक्ष्य चंद्रबरदाई ने बताया और वो कविता के जरिए सभी चीजें बता रहा था कि मोहम्मद घोरी कहाँ पर बैठा है। और चंद्रबरदाई की कविता बोलते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर सटीक निशाने पर मारा, जैसे मोहम्मद घोरी मौके पर ही मर जाता है। और इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को ही मार लिया। पृथ्वीराज चौहान की मौत चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन एक बात तो साफ थी कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत का इतिहास बदल दिया, क्योंकि उसी के बाद भारत में मुस्लिम शासकों का दौर शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। और इसी वजह से अगले 600 साल तक मुगल वंश चलता रहा। उसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जिनसे हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। और गौरी की मौत के बाद जो शासन उसकी गद्दी पर बैठा, वह वर्तमान के अफगानिस्तान के गजनी शहर से आया था। और इसीलिए मोहम्मद घोरी की गजनी शहर में एक समाधि भी बनाई गई, जिसमें उनके शरीर को दफनाया गया। और जो भी मोहम्मद घोरी की समाधि पर जाता, उससे पहले उसे पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जाना पड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान के गजनी शहर में वहां पर लोग पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान कर रहे थे और उन पर जूते से मारकर अपमानित करते थे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने एक फैसला किया कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत मंगवाई जाए। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ाई की और ऐसा ही अपनी दोस्ती को भी मरते दम तक निभाया। तो दोस्तों, आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।